अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है और जजेस ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। कई दिनों तक इस पर बहस चली और बहस का असल मकसद ये था कि जो सरकार कानून लाई है उसके नफाज पर, उसको लागू करने पर कोर्ट स्टे करे। इसके ख़िलाफ़ सरकार की तरफ से काफ़ी दलीलें दी गईं और पिटिशनर की तरफ से भी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अखबारों में, टेलीविज़न में और सोशल मीडिया पर भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और उनके साथ राजस्थान के वकील और भी जो लोग थे उनका सहयोग किया और पिटिशनर्स की तरफ से जो 5 पिटिशन्स सिलेक्ट किए गए थे उन पर बहस में कपिल सिब्बल, एम सिंघवी, राजीव धवन, हुज़ैफ़ा अहमदी और दूसरे लोगों ने हिस्सा लिया। इस बहस में कौन से बिंदु सामने आए और उस बहस से जो जजेस हैं उनके फ़ैसले पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हम एक बार फिर पटना हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब के साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की दलीलें पेश की गई दोनों तरफ से और उसका क्या असर पड़ने जाएगा जजेस के फ़ैसले पर और क्या वजह हो सकती है उन फैसलों के पॉजिटिव आने का या नेगेटिव आने का। सर, आपका एक बार फिर से बिहार लोक संवाद में खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो पिछली सुनवाई हो रही थी उसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे और उनके साथ 2 जजेस थे, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन, यानी 3 की बेंच थी। इस बार जो सुनवाई हुई, जो नए सीजीआई है बीआर गवैया, उनके साथ एजी मसीह थे, तो 3 से घटकर 2 क्यों आ गया? क्या वजह हो सकती है? क्या टेक्निकल मामला होता है ये? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये बेंच कंस्टिट्यूट करने का काम जो है वो चीफ जस्टिस का होता है। 2 जजेस भी सुन सकते हैं, 3 जज भी सुन सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था 3 और ये जो है नॉर्मल बेंच है। ये पूरे केस के सुनवाई करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी भेजा जा सकता है। तो अभी कोर्ट ने ये महसूस किया होगा कि इसको नॉर्मल तरीके से सुना जाए, इसलिए चीफ जस्टिस ने जो है 2 ही जजेस का बेंच जो है तश्कील किया है इसमें। और फर्क तो कुछ है नहीं, वो जो है वो 3 बेंच का हो या 5 बेंच का हो। उस तरीका ये है कि अगर 2 बेंच है, 2 बेंच में कोई मुख्तलिफ ऑर्डर हुआ है, कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो 3 जज में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो 5 जज, 11 जजेस तक मुकर्रर किए गए हैं बहुत सारे केसेस में, इसलिए उससे कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा। एक आम लोगों के समझ के लिए जो फैसले सुरक्षित रख लिए जाते हैं उसी वक्त फैसला नहीं किया जाता है, उसकी क्या वजह रहती है? क्योंकि उसकी कई वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि अगर कोई बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस होते हैं और कोर्ट ये महसूस करता है कि हम अगर कोर्ट में ऑर्डर लिखाएंगे तो इसमें इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा कि ऑर्डर लिखाना मुमकिन नहीं हो सकता। तो वैसे हालत में भी जो है कोर्ट अपने ऑर्डर को महफूज रख लेती है और कभी कभी फर्दर स्टडी करने के लिए, ज़्यादातर जो मुबासे हुए दोनों पार्टी की तरफ से, जो बहस आया, उस बहस को नोट करके और उस पर फिर कुछ अपना रिसर्च करके फैसला देना रहता है।
तो इम्पॉर्टेंट केसेस में जनरली ऐसा होता है कि ऑर्डर को महफूज रख लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है और उसके बाद डिटेल में ऑर्डर को पास किया जाता है। उसकी खास वजह यही है कि दोनों तरफ के बहस को बढ़िया से समझ के और उस पर अपना भी टीम से जजेस रिसर्च करा के और तब फैसला देना बेहतर समझते हैं, इसलिए इसको महफूज रखा जाता है। तो क्या वो फैसला क्या होगा, ज़हन तैयार हो जाता है, माइंडसेट तैयार हो जाता है कि किस दिशा में जाएगा? हाँ, कोर्ट रूम में अगर आप हैं और जजेस के माइंड को आप रीड कर सकते हैं ठीक से, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जजमेंट जो है किस रुख में जाएगा। ये पता चलता है अगर आप कोर्ट रूम में हैं, जजेस को वॉच कर रहे हैं और जजेस के माइंड को अगर ठीक ढंग से आप पढ़ लेते तो ऐसा मुमकिन। तो अभी हमें जजेस के माइंड में क्या हो सकता है, क्या फैसला आ सकता है, इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। अभी हम खुशी साहब से कुछ जो पॉइंट्स रेज हुए हैं सब्जेक्ट वाइज उसको चलते हैं कि जो बहस हुई उसमें दलीलें क्या दी गई हैं। पहला हम लेते हैं वक्फ बाय यूज़र का। इसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट इन 1954 and before that in Bengal Act a judgment says that if some right is conferred by statute, a legislative policy right can always be taken away by the state। इसका मतलब है कि कोई पावर दिया गया है तो उसे वापस भी सरकार ले सकती है, लेकिन इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर वाज क्रिएटेड बाय लॉ एंड द लॉ टुक इट अवे। द लॉ कैनॉट एक्ट लाइक द लॉर्ड, द लॉ ओनली रिकॉग्नाइजेस एन एसेंशियल इस्लामिक कंसेप्ट लाइक वक्फ बाय यूजर। द लॉ डज नॉट क्रिएट, ओनली रिकॉग्नाइजेस ए कंसेप्ट। यू एबोलिश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा कि यू एबोलिश वक्फ बाय यूजर एट द सेम टाइम यू मैंडेट देयर रजिस्ट्रेशन। देखिए, इसके पहले भी आपने हमारा 2 इंटरव्यू लिया और हमने बहुत तफसील से वक्फ बाय यूजर के बारे में उन वीडियोस में आपको बताया था। एक बार फिर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वक्फ बाय यूज़र का जो कंसेप्ट आया है वो कंसेप्ट जो है वो शुरू से ये रहा कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है यूज़ हो रहा है आवामी चैरिटेबल काम के लिए या अवामी काम के लिए या मजहबी काम के लिए, अवामी मजहबी काम के लिए, अगर आम आवाम उसको यूज़ कर रही है लगातार बहुत दिनों से, तो उसको जो है उस चीज़ को वक्फ बाय यूज़र के तौर पर देखा जाता है। और ये कंसेप्ट सिर्फ वक्फ के मामले में नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ग्रेवयार्ड है उसी तरह से गैर मुस्लिमों के लिए चिड़ियारी है जहाँ जलाया जाता है, शमशान घाट। तो अगर कोई ज़मीन बरसों से शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होता चला आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं कि अगर बरसों से कोई चीज़ इस्तेमाल में जैसे आ रहा है, शमशान घाट के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, मस्जिद के रूप में, मंदिर के रूप में, तो उसमें आवाम का हक जो है, आवाम का राइट जो है एक्रू कर जाता है। और ये सिविल लॉ के हिसाब से भी एडवर्स पोजीशन 12 साल, 30 साल,
सरकारी ज़मीन पर 30 साल 12 साल, तो उसका भी कंसेप्ट इसमें है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि जैसे कोई भी आप देखिएगा खतियान वगैरह में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ, गवर्नमेंट ने जो कराया, अभी फिर सर्वे चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे ज़मीनों को चिन्हित किया गया एज ए शमशान घाट, कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर, तो उसको उसी शक्ल में देखा जाता है। और ये माना जाता है कि उस वक्त की हुकूमत वक्त ने इस बात की इजाज़त दी है कि इस पर ये काम हो। तो जो चीज़ पर राइट एक्रू कर जाता है उसको फिर छीना नहीं जा सकता है। इस यही कंसेप्ट है, और ये इस्लामिक कंसेप्ट भी है और हमारा जनरल कंसेप्ट भी है कि अगर कोई चीज़ यूज़ हो रहा है और बहुत दिनों तक आवाम के ज़रिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसको, जैसे वक्फ अलल औलाद में वक्फ बाय यूज़र का सवाल नहीं, ये होता है जहाँ पर जनरल आवाम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रही है, मस्जिद के शक्ल में, कब्रिस्तान की शक्ल में, या दरगाह की शक्ल में, खानकाह की शक्ल में, तो उसको वक्फ बाय यूज़र माना गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तुरंत जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा है उसमें वक्फ बाय यूज़र को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उस कंसेप्ट को, वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर किया है, और लगभग 7-8 पैराग्राफ में उसको बाज़ाब्ते डिस्कस किया है। तो राम, अगर वक्फ बाय यूज़र के कानून को अगर ये नहीं मानती है सरकार, तो इसके मतलब हुआ कि वो जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसको भी सरकार नहीं मानेगी। तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई कि एक में मानिएगा और दूसरे में नहीं मानिएगा।